नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं आपके प्रियमश्री केंद्रीय विद्यालय का प्रथम आवधिक परीक्षा 2026-27 मतलब कि PT1 का हिंदी कक्षा 7वीं का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर चुनिए। ठीक है, हमको एक गद्यांश दिया हुआ है, परिश्रम उन्नति का द्वार है। मनुष्य परिश्रम के सहारे ही जंगली अवस्था से वर्तमान विकसित अवस्था तक पहुंचा है। उसी के सहारे उसने अन्न, वस्त्र, घर, मकान, भवन ते बांध, पुल, सड़कें आदि बनाई है। तकनीक का विकास किया, जिसके सहारे आज यह जगमगाती सभ्यता चल रही है। परिश्रम केवल शरीर की क्रियाएं का नाम नहीं है, मन तथा बुद्धि से किया गया कार्य भी परिश्रम कहलाता है। ठीक है, मन देखो परिश्रम क्या बताया है, इसमें सब कुछ परिश्रम के बारे में ही है। परिश्रम केवल शरीर की क्रियाओं का ही नाम नहीं है, मतलब परिश्रम मतलब करना, मेहनत करना। हम जो भी कुछ काम करते हैं दैट इज कॉल्ड परिश्रम। ठीक है, लेकिन तो शरीर से किए जाने वाले काम ही परिश्रम नहीं है, बल्कि मन और बुद्धि से किए गए कार्य भी परिश्रम कहलाता है। जैसे आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, किससे करते हो, अपने दिमाग से करते हो ना, तो वो भी परिश्रम ही है। हर श्रम में बुद्धि तथा विवेक का पूरा योगदान रहता है। श्रम मतलब मेहनत। परिश्रम करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। परिश्रमी व्यक्ति का जीवन सदा स्वाभिमान से पूर्ण रहता है। वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। उसमें आत्मविश्वास होता है। परिश्रमी किसी भी संकट को बहादुरी से झेलता है तथा उससे संघर्ष करता है। परिश्रम कामधेनु है, जिससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। मनुष्य को मरते दम तक परिश्रम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो परिश्रम के वक्त इनकार करता है वह जीवन में पिछड़ जाता है। ठीक है बेटा, बात तो सही है। ठीक है बेटा, आप कहते हो कुछ लोग लकी होते हैं, तो लक बेटा 1% ही होता है, 99% मेहनत ही होती है। मेहनत मतलब किसी भी चीज में हार्ड वर्क करना। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, वर्तमान विकसित अवस्था तक मनुष्य कैसे पहुंचा? बुद्धि से, जंगल से, परिश्रम से। तो आंसर क्या होगा? परिश्रम से। मन तथा बुद्धि द्वारा किए जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? परिश्रम कहलाता है, श्रम कहलाता है, क्रियाएं कहलाते, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि जो शरीर से किए जाने वाली क्रियाएं क्या होती है? परिश्रम नहीं होता, बल्कि मन और बुद्धि से किया जाने वाला कार्य भी परिश्रम होता है। तो उपयुक्त सभी को, लेकिन जो जो ज्यादा करेक्ट आंसर है दैट इज परिश्रम। ठीक है, मन और बुद्धि से किया जाने वाला कार्य परिश्रम कहलाता है। पहला आंसर है इसका। ठीक है, परिश्रमी व्यक्ति के कौन कौन से गुण होते हैं? आत्मविश्वासी होता है, स्वाभिमानी होता है और अपने भाग्य का निर्माता होता है। तो इसमें क्या आएगा? उपयुक्त सभी आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, परिश्रमी व्यक्ति कौन कौन से गुण होते हैं? ये हो गया बेटा। कौन जीवन में पीछे रह जाता है? जो परिश्रम नहीं करता। जिस पर संकट आते जो परिश्रम नहीं करता। ठीक है, मनुष्य परिश्रम से क्या बनता है? घर, बांध, पुल, परिश्रम से सभी कुछ बना लेता है। तो आंसर है यह सभी। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर चुनिए। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? ठीक है, यह आपके पाठ का है। ठीक है, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी, पार्ट 1 का है। माँ कह एक कहानी और उसी से आधारित यह प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न, बच्चा माँ से क्या सुनना चाहता है? कहानी सुनना चाहता है। बच्चा बार बार किससे आग्रह कर रहा है? अपनी माँ से। कविता में बच्चे का कौन सा गुण प्रमुख रूप से दिखाई देता है? क्रोध, जिज्ञासा, आलस्य और घमंड। ठीक है, न घमंड है, न आलस है, न क्रोध है, क्या है? जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा थी, इसलिए वो बार बार कहानी के लिए बोल रहा था। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। अगला, कविता का मुख्य भाव क्या है? खेलना, प्रकृति प्रेम, माँ बेटे का स्नेह और कल्पना और यात्रा। ठीक है, तो पूरी कविता में हमने क्या देखा? माँ बेटे का स्नेह और कल्पना। ठीक है, माँ कहानी कहती है और राहुल क्या करता है? उसको इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है। आग्रह शब्द का सही अर्थ है इनकार करना, बिल्कुल नहीं, विनम्र अनुरोध करना। ठीक है, विनम्र अनुरोध करना मतलब
उसको पोलाइटली रिक्वेस्ट करना। ठीक है, वो अपनी माँ से आग्रह कर रहा था, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे कहानी सुनाओ। विनम्र अनुरोध को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलाइटली रिक्वेस्ट करना। ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, हाँ आंसर है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर चुनिए। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे होते हैं। ठीक है, वह प्राय अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास न तो रुपया पैसा है और न ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन सचित करना चाहिए। हर वस्तु स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए, रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। 3 बुद्धिमान लोक कथा में 3 व्यक्तियों ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से कठिन परिस्थिति का समाधान किया। ये बिना झगड़े के सोच समझकर निर्णय लेते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय धैर्य, विवेक और समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, 3 बुद्धिमान किस प्रकार की रचना है? ये कविता है, नाटक है, लोक कथा है और जीवनी है। क्या है ये एक कहानी है ना, कहानी मतलब लोक कथा है। ठीक है, तीनों व्यक्तियों ने किसका परिचय दिया? बल का, बुद्धिमानी का, धन का और क्रोध का। किसका दिया? बुद्धिमानी का। ठीक है, नेक्स्ट है, कठिन परिस्थिति का समाधान किससे हुआ? लड़ाई से, सूझबूझ से, भाग जाने से। सूझबूझ से मतलब बुद्धि से। पिता के अनुसार कौन सी चीज मनुष्य को दूसरों से उन्नत बनाती है? अच्छे कपड़े, बौद्धिक संपत्ति, शारीरिक, सामाजिक। ठीक है, बौद्धिक संपत्ति मतलब आपकी इंटेलिजेंसी। विवेक का सही अर्थ है आलस्य नहीं है, घमंड नहीं है, ना ही भय है। भय मतलब डर होता है, घमंड मतलब आप जो बोलते हैं ना, प्राउड फील करना, अहम, हिंदी में अहम बोलते हैं। ठीक है, आलस्य मतलब लेजीनेस। और तो विवेक का क्या अर्थ हुआ? समझदारी से काम लेना। व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर। नीचे स्तंभ 1 से स्तंभ 2 दी पंक्तियां मिलती जुलती पंक्तियों को मिलाइए। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पर क्या दे रखी है? 2 पंक्तियां दे रखी है, आपको उनको मिलाना। कहती है मुझसे ये मेरी चेटी। ठीक है, चेटी मतलब होती है सेविका, याददाश्त। तो इसका क्या होगा? ये सेविका मुझसे कहती है वाली लाइन होगा, मतलब इसका क्या होगा? 5। ठीक है, झलमल कर हिमबिंदु झिलेते। ठीक है, हिमबिंदु मतलब हिम के कण और उसकी बिंदु झिलमिला रही। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 में 3 आएगा। नेक्स्ट, गिरा बुद्ध होकर खर शर से, है ना, गिरा बिद्ध, है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिद्ध गिर गया था। तो यहाँ पे आएगा 6, 6 में 3 में 6 आएगा। हुआ विवाद सदैव निर्दय में। क्या हुआ? दयालु और निर्दय व्यक्ति में झगड़ा हुआ। ठीक है, सदैव निर्दय मतलब दयालु और निर्दय। तो यहाँ पे 4th में क्या आएगा? सेकंड वाला। ठीक, नेक्स्ट, कह दे निर्भय जय हो जिसका। ठीक है, तू बिना डर के सब कुछ बोल दे। 5 में क्या आया? 1 नंबर। तूने गुनी कहानी। तो अब बचा क्या? 4th नंबर, तूने गुनी कहानी। ये आ गया 6। ठीक है, हो गया आपका पूरा। यहाँ पे आएगा 4th नंबर। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखिए। ठीक है, आपको कारक बताने हैं। ठीक है, हमने तो तुम्हारे ऊंट को, बिल्कुल सही भर रखा है इस बच्ची ने, देखा नहीं। भाइयों ने परेशान होते हुए कहा, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों के लिए, क्या आएगा? पहाड़ों के लिए जा रहा था। मैं रेवड़ों को पहाड़ों के लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे आ रही थी। राजा ने, बिल्कुल सही है, उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में, बिल्कुल सही है, कुछ फुसफुसाया। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। बिल्कुल सही। नीचे दिए गए स्थानों प्रकृति से जुड़े माँ कहे कहानी कविता के आधार पर आपको क्या करना है बेटा? शब्द लिखने हैं। तो प्रकृति से जुड़े आपको शब्द लिखना है। हिमबिंदु बिल्कुल सही है। खग यानी पक्षी होता है। उपवन यानी बाघ होता है। पानी बिल्कुल सही है। यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ इसने ये दोनों गलत कर रखे हैं, बाकी तो सब सही है इसके।
तो आप यहाँ पर लिख सकते हो झोंके। झोंके मतलब हवा के झोंके, झंडा वाला झोंके, ठीक है, इस वाले इसमें। और क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो फूल। फूल की जगह क्या लिख सकते हो? फूल। ठीक है, बाकी सब सही। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं हम सारे, फिर इनके उत्तर हम बताते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, यदि कहानी में आप उपवन होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? कविता में ऐसी कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो इन सभी प्रश्नों के उत्तर? तो बेटा पहले प्रश्न का उत्तर है, यदि मैं उपवन में होता तो सबसे पहले घायल हंस के शरीर से तीर निकालता, उसके घाव को साफ करके पानी से धोता, उस पर मरहम लगाता। मेरे अनुसार न्याय जीव की रक्षा करने वाले के पक्ष में होना चाहिए था, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला अधिक बड़ा हो। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी समानताओं का उल्लेख किया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती है? कविता के अनुसार प्रकृति सभी पौधों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। रात में ओस की बूंदें, जिसे हिम बूंद भी कहते हैं, सभी पौधों और फूलों पर समान रूप से चमकती। हवा के हल्के झोंके भी सभी को हिलाते हैं और सुबह की धूप व सुगंध का आनंद सभी पौधों के लिए समान रूप से लेते हैं। ठीक है, अगला, आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया? फूल हमेशा दूसरों की खुशबू, सुंदरता और खुशी प्रदान करता है। उसका स्वभाव परोपकारी और कोमल होता है। परोपकारी मतलब दूसरों की भलाई के लिए काम करना। फूल खुद तो अपना यूज नहीं लेता ना, हमेशा उसका यूज दूसरे लोग ही लेते हैं। इसके विपरीत कांटा दूसरे की उंगलियों पर चुभकर उन्हें दर्द देता है और कपड़े फाड़ देता है। उसका स्वभाव कठोर और कष्टदायी होता है। तीनों भाइयों ने बिना ऊँट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था? तीनों भाइयों ने रास्ते पर बारीक और पैनी दृष्टि रखकर गहरी खोजबीन, खोजबीन मतलब ऑब्जर्वेशन है ना, अवलोकन हिंदी में की थी। उन्होंने रेत पर ऊँट के पैरों के निशान, सड़क के एक तरफ चरी हुई घास और वहां गिरे हुए अन्य संकेतों को देखकर अपनी तीव्र बुद्धि से सही निष्कर्ष निकाला। ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेश क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊँट मिल जाता? ऊँट के स्वामी ने जब सुना कि तीनों भाई बिना ऊँट को देखे भी उसके लंगड़े होने, एक आंख से काने होने तथा उस पर लदे सामान की सटीक जानकारी दे रहे हैं, तो उसे लगा कि उन्होंने ही उसका ऊँट चुराया है। मेरे विचार से उसे भाइयों पर गुस्सा करने की बजाय उनसे विनम्रतापूर्वक पूछना चाहिए था कि वे निशान कहाँ है, ताकि वह सही दिशा में जाकर अपना ऊँट ढूंढ पाता। माँ ने पुत्र से, राहुल तू निर्णय कर, इसका ऐसा क्यों कहा? माँ यशोधरा ने राहुल से निर्णय करने के लिए ऐसा इसलिए कहा ताकि वह जान सके कि उसका पुत्र निष्पक्ष होकर न्याय कर सकता है या नहीं, और उसमें दया और विवेक की कितनी समझ है। माँ चाहती कि राहुल स्वयं समझे कि रक्षक का स्थान भक्षक से हमेशा ऊंचा होता है। आपको 5 ही प्रश्न करने हैं, जैसा प्रश्न में बोला जाए वैसा करना है। मैं तो यहाँ पर पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन आपको सोल्व करके दे रही हूँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए या फिर चित्र के आधार पर 10 वाक्य लिखिए। ठीक है बेटा, तो आपको ये चित्र दे रखा है। ठीक है, समुद्र तट का चित्र है ना, जिसमें हमको बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, है ना, बूढ़े मतलब एक महिला भी दिख रही है, एक बोट चला रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, बलून बेचने वाला दिख रहा है ना। बच्चे क्या रेस से खेल रहे हैं ना, और किससे खेल रहे हैं? गेंद से भी खेल रहा है एक लड़का। तो इस तरह से आपको इसमें 10 वाक्य बनाने, या फिर आप मेरे प्रिय त्योहार पे अनुच्छेद लिख सकते हैं, या फिर आप पर्यावरण संरक्षण में मेरा योगदान पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो इन तीनों में से एक ही करना है, लेकिन मैं तीनों के उत्तर आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, ये चित्र एक सुंदर समुद्र तट है ना, सी बीच, जिसको हम इंग्लिश में का दृश्य दिखा रहा है। आसमान में चमकदार सूरज खिला हुआ है और पक्षी उड़ रहे हैं। किनारे पर नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। 2 छोटे बच्चे रेत पर बैठकर सुंदर मिट्टी का घर किला बना रहे हैं। अग्रभूमि में एक लड़का समुद्र की लहरों के पास, है ना, उनके आगे, है ना, एक लड़का बड़ी रंग बिरंगी गेंद से खेल रहा है। समुद्र के पानी में एक व्यक्ति नाव चला रहा है।
कुछ लोग और बच्चे समुद्र तट पर टहल रहे हैं और मौसम का आनंद ले रहे हैं। बाईं तरफ एक गुब्बारे बेचने वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। किनारे पर आराम करने के लिए एक बेंच ठीक भी लगी हुई है, मतलब आराम कुर्सी भी लगी हुई है। यह संपूर्ण दृश्य बहुत ही मनोरंजक, सजीव और स्फूर्तिदायक लग रहा है। मेरा प्रिय त्योहार दीपावली पर अनुच्छेद। मेरा प्रिय त्योहार दीपावली, ये भारत के सबसे बड़े प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीपावली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार कार्तिक मास के मध्य को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष, आप ऐसे लिख सकते हैं, 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। ठीक है, किया था। ठीक है, फिर पूर्ण विराम। इस त्योहार की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों और दुकानों की साफ सफाई करते हैं और उन्हें रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और रंगोली से सजाते हैं। दीपावली की रात को सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। पूजा के बाद लोग अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मिठाई और उपहार बांटते हैं। बच्चे इस दिन नए खिलौने पाकर बहुत खुश होते हैं। दीपावली का त्यौहार हमें अंधकार पर प्रकाश की और बुराई पर अच्छी की जीत का संदेश देता है। यह सभी के जीवन को खुशियां और भाईचारा लेकर आता। पर्यावरण संरक्षण में मेरा योगदान। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, इसलिए इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। एक छात्र होने के नाते मैं अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदतों को बदलकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देता हूँ। सबसे पहले मैं पानी की हर एक बूंद की कीमत समझता हूँ। ब्रश करते समय या नहाते समय मैं नल को खुला नहीं छोड़ता और घर के पौधों में बर्तनों को धोने के बाद बचा हुआ पानी डालता हूँ। दूसरा, मैं बिजली की बचत करता हूँ। कमरे से बाहर जाते समय पंखे, लाइट बंद करना मेरी आदत है। मैं प्लास्टिक के उपयोग की पूरी तरह टालता हूँ। जब भी बाजार जाता हूँ तो अपने साथ कपड़े या जूट का थैला लेकर जाता हूँ। अपने जन्मदिन पर मैं हर साल एक नया पौधा लगाता हूँ और उसकी देखभाल करता हूँ। घर के कचरे को भी गीले और सूखे कचरे के रूप में अलग अलग डस्टबिन में डालता हूँ ताकि उसका सही निपटान हो सके। मेरे इन छोटे छोटे प्रयासों से प्रकृति को स्वच्छ और सुंदर बना रखने में मदद मिलती है। तो ये हो गया बेटा आपका प्रश्न पत्र पूरा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।